नमस्कार मित्रों, डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आइए तो आज की सभा को प्रारंभ करते हैं। हम ये एनसीईआरटी की दूसरा कक्षा लेकर आ गए हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही सारगर्भिक, बहुत ही छोटे छोटे शब्दों में और बहुत ही इंटरेस्टिंग के साथ अपनी कक्षा होने वाली है। तो देर ना करते हुए हमने जो पीछे पढ़ा था उसको 1 मिनट में समराइज करते हैं और फिर उस दिशा में आगे बढ़ते हैं। तो विद्यार्थियों, जो मैंने आपको बताया था वो यही बताया था। मैं बताया था कि हिस्ट्री को जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसका कुछ आधार होता है और फिर उसे जानने के लिए कुछ रिसोर्स होते हैं। तो स्रोत में हम क्या देखे थे कि किस तरह से स्रोत है और स्रोत में बेसिकली तौर पर जो हिस्टोरिकल एविडेंसेस हैं, जो हिस्टोरिकल ऐतिहासिक साक्ष्य हैं, उन साक्ष्यों में बर्तन था, हथियार थे, सिक्के थे, अभिलेख था, बिल्डिंग था, इमारतें आदि वगैरह, जिसे विजुअल एस्पेक्ट मतलब कि दृश्य पहलू ये सभी चीजों को देखा जा सकता है। ये चीजें था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं तो उसी क्रम में मैंने बताया था कि रिलीजियस डोमिनेंस यानी धार्मिक प्रभुत्व के आधार पर उसके साथ साथ ये जो था वो कि सेंट्रलाइजेशन, यानी जब सेंट्रलाइजेशन हुआ, हस्तांतरण हुआ सत्ता का बाद में, लेकिन एक समय ऐसा था कि राजा ही था जो शासन चलाता था, जिसे सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर यानी शक्ति का संकेंद्रण के आधार पर भी चीजों को बांटा गया। तो कुल मिलाकर हमने यहाँ तक आपको बता दिया था। आगे जब बढ़ते हैं दोस्तों तो हम इस तरह से चीजों को देखेंगे कि जो साहित्य था, साहित्य में मूल रूप पर स्क्रिप्ट है, तब क्या आएंगे, लिटरेचर आएगा, और इस समय का जो साहित्य है वो रीडेबल है, मतलब पढ़ा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे थोड़ी मैप को आपको देखने में असहूलियत होगी, मैं चाहूँगा कि आप कोऑपरेट करें। हिस्ट्री को जब हम बांटते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, तो इसका और भी कई आधार है, जिसमें से पहला आधार है कि क्लासिफिकेशन किए तो आधार बनाते हैं, स्रोत बनाते हैं। उसका स्रोत है हिस्टोरिकल एविडेंसेस। अब हिस्टोरिकल एविडेंसेस में क्या होंगे कि बहुत सारी चीजें होगी जिसे मैं आपको बताने वाला हूँ। ये क्या है? हिस्टोरिकल एविडेंसेस। इसके साथ साथ लिटरेचर मतलब साहित्य। और साहित्य क्यों है? क्योंकि लिपि है। यदि लिपि नहीं होता तो क्या साहित्य आ पाता? नहीं आ पाता। हम समझ भी नहीं पाते चीजों को। तो जो इतिहास को बांटे हैं वो कुल मिलाकर 3 भागों में, प्राक के इतिहास मतलब प्री हिस्ट्री, दूसरा प्रोटो हिस्ट्री मतलब आद्य इतिहास, और एक इतिहास मतलब हिस्ट्री। ये क्लासिफिकेशन किया जाता है पढ़ने के अकॉर्डिंग। जब इसके अंदर जाते हैं, जब इसके सभी आयामों को जानने का प्रयास करते हैं, तो हमें स्पष्ट होता है कि ये जो प्री हिस्ट्री है, इस हिस्ट्री में जो हिस्टोरिकल एविडेंसेस थे, हिस्टोरिकल एविडेंसेस के रूप में क्या थे? बर्तन था, हथियार था और कैब का मतलब गुफा। यही सब चीजें तो थी जिसे हम एक आधार मानते हैं, हिस्टोरिकल एविडेंसेस का साक्ष्य मानते हैं। कैसे? तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो बर्तन पाए गए हैं, जो मिट्टी से बनी हुई घड़ा है, उस घड़ा पर किस तरह से लाल रंग, गेरुआ रंग का चित्र बनाया गया है, उसका आभास होता है। उसी के साथ साथ उस समय के किस तरह से हथियार थे, लोग किसका प्रयोग करते थे, तो हथियार मेरा एविडेंस है। दूसरा कैब, उस समय के जो मनुष्य थे वो गुफाओं में रहते थे। जब गुफा में रहते थे तो वहां पे चित्रकारी किया करते थे। इस तरह से गुफा हुआ करता था और गुफा के अंदर वो चीजों को चित्रकारी करते थे और चित्रकारी के माध्यम से वो अपने भावनाओं को, वो अपने बातों को कहने का प्रयास करते थे दोस्तों। तो आपने यहां तक देख लिया। आगे इस समय
जो लिपि था वो नॉट रीडेबल था, मतलब लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता था। अब जब लिपि ही नहीं है, कुल मिलाकर लिपि का पढ़ा नहीं जा सकता क्या, मतलब कि लिपि है ही नहीं, और जब लिपि नहीं है तो नो लिटरेचर सोर्स, यानी कोई भी लिटरेचर सोर्स नहीं थे, कोई भी ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं था कि उसको पढ़कर समझा जाए, क्योंकि उस समय लिपि नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता में आगे चलकर लिपि आया, और वो भी ऐसा लिपि था जो चित्रात्मक लिपि था। चित्र के माध्यम से लोग चीजों को दिखाने का प्रयास करते थे, वो भी समझने में बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन की तरह था, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका है। आपसे पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का लिपि कैसा था, तो आप पठनीय, सॉरी लिटरेचर कैसा था, तो आप पठनीय। आप पठनीय क्यों था, क्योंकि लिपि पढ़ा नहीं गया, जो लिपि था वो चित्रात्मक था, और उस लिपि को दाएं से बाएं और बाएं से दाएं लिखी जाती थी। ऐसे लिखे जाने वाले लिपि को बुस्ट्रोफेदन की लिपि कहते हैं, इस चीज को याद रखिए। प्री हिस्ट्री में बेसिक तौर पे एग्जांपल में जो रखते हैं हम स्टोन एज, यानी कि पाषाण काल, पाषाण काल को ही हम लोग रखते हैं प्री हिस्ट्री में। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं, जब आगे बढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा प्रोटो हिस्ट्री, मतलब आद्य इतिहास। प्रोटो हिस्ट्री क्या है, तो इसमें मूल रूप से जो हम शामिल करते हैं वो इंडस वैली सिविलाइजेशन को, इसका हिस्टोरिकल एविडेंस, ये हिस्टोरिकल एविडेंस लिखा हुआ है। इस समय क्या है, स्क्रिप्ट तो है, स्क्रिप्ट का मतलब लिपि तो है, लेकिन लिपि को पढ़ा नहीं गया है, नॉट रीडेबल। कोई दिक्कत? प्रश्न आएगा कि क्या सिंधु घाटी सभ्यता को विकास के क्रम में आते आते लिपि अस्तित्व में आ गई थी, तो उत्तर है जी, आ गई थी, बट ये ऐसा नहीं था जिससे किसी भी लिटरेचर को पढ़ा जा सके, यानी जो स्क्रिप्ट था वो तो था, लेकिन ऐसा था जिसको पढ़ा नहीं जा सकता था। अब आगे चलते हैं, तो कुल मिलाकर आपको यह समझना है, जो प्रोटो हिस्ट्री है उसका मेन उदाहरण है इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता। अब हिस्टोरिक में क्या देखना है वो चीज को समझिएगा। ऐतिहासिक में क्या है दोस्तों, कि यहाँ पे हिस्टोरिकल एविडेंसेस हैं, ऐतिहासिक साक्ष्य है। इसके साथ साथ क्यों है, क्योंकि जो लिपि है, जो यहाँ पे लिपि है, इस लिपि को पढ़ा जा सकता है, मतलब रीडेबल है। अब रीडेबल है तो यहाँ पे लिटरेचर भी आ गए हैं। तो इसी काल में देखिएगा बहुत सारे ऐसे बुक मिलेंगे जो लिखे गए हैं, लिखित है। तो लिखा क्यों गया, क्योंकि यहाँ तक लिपि आ चुकी है, और लिपि आ चुकी है तो लिटरेचर को आने में समय नहीं लगेगा। कोई दिक्कत दोस्तों? कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो हम लोग देखेंगे एक एक कर। मैंने हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा। पहला प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री, मतलब प्राक-ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या, प्री हिस्ट्री। मतलब प्री हिस्ट्री का मतलब क्या है बच्चों, प्राक-ऐतिहासिक काल। इस काल में क्या है समानताएं, क्या है असमानताएं, उस सभी आयामों को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। इस समय क्या है कि जो हिस्टोरिकल एविडेंसेस है वो है, जैसे में अभिलेख, अशोक का चूनागढ़ का अभिलेख बहुत ही प्रचलित है, जिसको आगे मैं बताने वाला हूं। इसके साथ सिक्के, बहुत सारे ऐसे राजा हैं, कुषाण काल और अन्य ऐसे राजा हुए जो अपने सिक्के जारी करते थे, अपना सिक्के चलाते थे। बर्तन, मूर्तियां, स्मारक आदि के माध्यम से इस पर लेख लिखा जाता था, और उन लेखों में यह दर्शाया जाता था कि इस राजा के अंतर्गत जो शासन व्यवस्था है, प्रशासन व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, इसका ढांचा कैसा है, यही सब दर्शाया जाता था।
सिक्कों पर बेसिक तौर पर राजा के नाम होता था या उसके कोई प्रिय पशु है तो उस पशु का चित्र अंकित होते थे। बर्तन पर भी बहुत सारे लेख लिखे जाते थे। मूर्तियां के माध्यम से बताया जाता था, जैसे बहुत सारे क्षेत्रों में अलग अलग राजाओं की मूर्ति, कहीं पे किसी देवी देवताओं की मूर्ति मिलेगा। स्मारक, बड़े बड़े स्मारक पर बड़े बड़े लेख, स्मारक इस तरह से होते थे, बड़े बड़े लेख लिखाया जाता था इस तरह से, जो उस समय के लोग समझ सकते थे और आज भी लोग समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो लिपि लिखी गई है उस लिपि का ज्ञात अभी भी आज के वर्तमान मानव के भी हो सकता है। ठीक, उसके साथ साथ अभिलेख, ये चीजें समझ गए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जब आगे बढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या हो चुका है। जो स्क्रिप्ट है वो तो नहीं है, लिटरेचर नहीं आएगा। इसके साथ साथ ये जो काल है ये मूल रूप से आप देख सकते हैं कि 26 लाख बीसी से ये 26 लाख बीसी से 3000 बीसी वर्ल्ड में इसको देखा जाता है। ये वर्ल्ड स्तर पर है। ये जो डेट है आपको कहां मिलेंगे? तो वर्ल्ड में मिलेंगे। वर्ल्ड स्तर पर जब डेट को काउंट किया जाता है तो 26 लाख बीसी से 3000 बीसी, ये वर्ल्ड में। लेकिन इंडिया में इसको देखा जाता है 5 लाख बीसी से 3000 बीसी। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो इसी काल में जो पाषाण काल है, स्टोन एज है, स्टोन एज को हम लोग कई भागों में बांट कर देखते हैं। स्टोन एज को हम लोग कई भाग में बांट कर देखते हैं, जिसमें से मुख्य तौर पर जो एक है वो पूरा पाषाण काल यानी पैलियोलिथिक एज, पैलियोलिथिक एज। दूसरा मेसोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज। इसके साथ साथ मेसोलिथिक एज हो गया, फिर नव पाषाण काल यानी नियोलिथिक एज। अब नियोलिथिक एज में आपको स्पष्ट रूप से यह नजर आएगा कि यहां पे जो चीजें थी उसमें व्यापक बदलाव हुआ। मनुष्य कृषि की ओर जाना शुरू कर दिया। मनुष्य अस्थाई था, लेकिन मनुष्य घुमक्कड़ था लेकिन अस्थाई जीवन जीना शुरू कर दिया दोस्तों। तो ये मैं आगे बताने वाला हूं। ये चीजें हो गई। अब देखिए, एक अक्सर आप लोग फंसते होंगे कि एडी क्या होता है, बीसी क्या होता है। तो इसका जो रूपरेखा तय किया जाता है वो ईसा मसीह के जन्म से। ठीक, एक जन्म का समय और एक डेथ का समय। जो जन्म का समय है उसे बोलते हैं बीसी और जो डेथ का समय है उसे बोलते हैं एडी, यानी बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर डेथ, यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले और जन्म के पहले और मृत्यु के बाद। ये मैंने आपको बताया था दोस्तों। अब देखिए, यहां पे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि प्री हिस्ट्री के समय क्लाइमेट चेंज हुआ, बहुत बड़े मात्रा में क्लाइमेट चेंज हुआ, पृथ्वी पर हिम युग आ गया। उसके साथ साथ इसमें जो कॉन्टिनेंटल द्वीप हुआ, यानी कॉन्टिनेंटल द्वीप थ्योरी पढ़े होंगे, जिसमें तमाम तरह के जितने भी कॉन्टिनेंट थे उसका एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरण हुआ, जिसमें सारे महाद्वीप अलग अलग हुए। यही मैंने अभी बताया। इस वजह से इंडिया में 5 लाख से पहले का प्रमाण एविडेंस नहीं है। समझ में आया कुछ दोस्तों? इसलिए इंडिया में 5 लाख से पहले का प्रमाण नहीं मिलता है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज और कॉन्टिनेंटल द्वीप के कारण सारे एविडेंसेस से नष्ट हो गई थी। जितना भी एविडेंस थे वो नष्ट हो गए थे। तो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैं क्या बताया, ईसा मसीह के जन्म से। तो एक होता है बीसी, तो बीसी का मतलब क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट। बिफोर का मतलब क्या होता है? पहले। आफ्टर का मतलब क्या होता है? बाद में। कोई दिक्कत? आफ्टर का मतलब बाद में, बिफोर मतलब पहले। ये चीज मैं आपको बता चुका हूं। जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया जाता है कि प्री हिस्ट्री को भी हम 3 भागों में बांटते हैं। प्री हिस्ट्री को भी कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में। पहला पैलियोलिथिक एज, दूसरा मेसोलिथिक एज और तीसरा नियोलिथिक एज। अब यहाँ पे देखिएगा
कि जो पैलियोलिथिक एज है इसमें क्या बदलाव आया। तो इसमें पहला बदलाव जो आया बच्चों वो ये कि ये जो समय था वो आइस एरा था। आइस एरा मतलब समझते हो, इस समय जो पृथ्वी था उस पर बर्फ ही बर्फ था, पृथ्वी हिम युग के समान थे, ध्रुवों पर बर्फ था। तो वही बता रहा हूं कि जो पैलियोलिथिक एज का पहला कॉन्सेप्ट है वो कि ये आइस एरा था। दूसरी बात, यहाँ पे जो मनुष्य होते थे वो कैब का मतलब गुफा बनाकर रहते थे और उसमें चित्रकारी करते थे। उसके बाद जो मानव थे वो हंटर थे, हंटर का मतलब शिकार करते थे, जानवरों को मारकर खाते थे। उसके बाद यह खाद्य संग्राहक थे और खाना को इकट्ठा करके खाना भविष्य में सुरक्षित रहे इसके लिए प्रयोग करते थे। खाद्य संग्राहक का मतलब क्या, भोजन को जानवरों को मारकर भविष्य में भोजन करने के लिए रख लिया करते थे और भोजन खराब भी नहीं होता था। तो प्रश्न उठेगा खराब क्यों नहीं होता था, तो खराब इसलिए नहीं होता था क्योंकि उस समय पृथ्वी आइस युग था, माइनस कई डिग्री सेल्सियस नीचे जा चुका था, जिससे वैसे तापमान पर उतना डिग्री सेल्सियस यदि नीचे जाएगा तो दुनिया बर्फ ही बर्फ है। तो बर्फ पे कोई वस्तु अत्यधिक समय तक भी अगर रख दिया जाए तो वो रहता है। तो इस चीज को आपको क्या करना है, याद रखना है। इसके बाद आपको फायर मतलब आग, इस समय के होते होते मनुष्य, इस समय के आते आते जो मनुष्य थे वो मूल रूप से क्या किए, आग का आविष्कार कर लिए। कोई दिक्कत? तो ये सब कहां हो रहा है, पैलियोलिथिक एज में, पैलियोलिथिक एज में। उसके बाद 5 लाख बीसी से 10,000 बीसी, इसका जो कार्यकाल बताया जाता है पैलियोलिथिक एज का वो 5 लाख बीसी से 10,000 बीसी। लेकिन इंडिया में क्या हुआ कि रीजन क्या है, क्लाइमेट चेंज है। इंडिया एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे अक्सर क्लाइमेट चेंज की घटनाएं होती रहती है। तो ये चीजें था जो मैंने आपको बता दिया। आगे देखते हैं मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक एज मतलब मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में क्या हुआ, मध्य पाषाण काल में जब आप देखते हैं तो आपको स्पष्ट नजर आता है कि जो क्लाइमेट चेंज की मात्रा थी वो धीरे धीरे संतुलन होने लगी। और जब धीरे धीरे संतुलन हुआ तो प्री हिस्ट्री और मेसोलिथिक एज और पैलियोलिथिक एज, ये तीनों का गुण एक जगह पर पाया जाना शुरू हो गया। इसलिए कभी कभी हम इस भाषा का प्रयोग करते हैं कि यहाँ भी क्लाइमेट चेंज हुआ था, मतलब मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक का मतलब क्या, मीड में, मीड का मतलब क्या, मध्य पाषाण काल। तो ये पैलियोलिथिक एज और नियोलिथिक एज का संक्रमण का काल है, जहां पे मेसोलिथिक एज में पैलियोलिथिक एज की विशेषताएं पाई जा रही है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे चीजें याद करना है। दूसरी बात कि मेसोलिथिक एज है वो ट्रांजिशन फेज है। यानी ट्रांजिशन फेज का मतलब क्या है, यहाँ पे चीजें बदल रही है, एक व्यवस्था दूसरी व्यवस्था में परिवर्तन हो रहा है, यहाँ पे होलिस्टिक चेंज हो रहा है। पैलियोलिथिक एज में जो व्यवस्था थी कि वहां पे लोग कैब में रहते थे, गुफा में रहते थे, अब वैसा नहीं हो रहा है। इसमें चीजें बदल रही है और मनुष्य अस्थायी जीवन जीने की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये चीज को आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। इसका कार्यकाल 10,000 बीसी से 6,000 बीसी माना जाता है। तो इसमें यही चीज था जो आपको याद रखनी है, मेन पॉइंट। अब आते हैं दोस्तों नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज का नाम ही है, नियो मतलब न्यू, मतलब नव पाषाण काल। और नव पाषाण काल में क्या हुआ कि लोग जो मनुष्य थे वो कृषि करना सीख गया, कृषि करने लगे। अब कृषि के साथ साथ जब कृषि करने लगे तो पशु पालन भी करने लगे, क्योंकि कृषि करने के लिए पशु की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पे जो मानव था एनिमल हस्बेंड्री मतलब पशु पालन शुरू कर दी।
कोई दिक्कत नहीं। तो आपको याद रखना है कि नियोलिथिक एज में कृषि होने लगा था, एनिमल हस्बेंड्री मतलब पशुपालन होने लगे थे। इसके साथ साथ जो बर्तनें थी इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आया। बर्तन को छोटे छोटे टूल्स के माध्यम से बनाना शुरू किया जाने लगा। मतलब की बात है कि बर्तनों में तरह तरह के कलाकृतियां भी शुरू हो गई, जिसमें डिजाइन वगैरह कुछ वहां पे अंकित करने लगे लोग। तो ये चीज है जो आपको याद रखना है। दूसरी बात कि इसी काल में नियोलिथिक एज में परमानेंट रेसिडेंस, कहने का मतलब अस्थायी जीवन जीने लगे लोग, अस्थायी जीवन शुरू हो गया। तो ये बात है जो आपको याद रखना है। मैं इसे शॉर्ट में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये सारी की पॉइंट है, सिर्फ आपको समझना है कि नियोलिथिक एज में क्या बदलाव हुआ। तो भाई इसमें एग्रीकल्चर होने लगा, पशुपालन करने लगे लोग, यहाँ पे बर्तन के छोटे छोटे टूल्स के माध्यम से बनाने लगे, यहाँ पे परमानेंट जीवन जीने लगे। उसके साथ साथ जो रूरल एरिया था इसमें भी बहुत बड़ा बदलाव आया, यानी रूरल क्या हुआ कि ट्रांजिशन हुआ, इसमें भी बदलाव आया। लोग वहां से निकल कर ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ने लगे, जहां पे कृषि पैदावार अच्छी होती थी, उन सब क्षेत्रों में अस्थायी रूप से लोग रहने लगे। इसके बाद इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 6000 बीसी से 3000 बीसी लोग कैंप में रहते थे, मतलब कि गुफाओं में रहते थे। ये चीज हो गया। इसके बाद आपको प्रोटो हिस्ट्री में चलते हैं। तो प्रोटो हिस्ट्री को भी हम लोग अध्ययन की दृष्टि से कई भागों में देखते हैं। जो पहला बात है प्रोटो हिस्ट्री में वो ये कि यहाँ पे हिस्टोरिकल एविडेंसेस उपलब्ध है। दूसरी बात स्क्रिप्ट भी उपलब्ध है, लेकिन पढ़ा नहीं गया है। और जब स्क्रिप्ट तो है लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा तो क्या कोई बुक आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि हम लिख ही नहीं पाएंगे, लिखेंगे भी तो उसको पढ़ नहीं पाएंगे। तो ये नॉट रीडेबल है, ये लिपि जो है नॉट रीडेबल है। इसका टाइम पीरियड जो है वो 3000 बीसी से 750 बीसी, और यही काल है जहां पे मेटल का यानी कि पहली बार तांबे का प्रयोग किया गया था, यूज किया गया था, स्टार्ट हो गया था। कोई दिक्कत? तो इस चीज को याद रखना है। अब प्रोटो हिस्ट्री के और अंदर जाएंगे तो इसमें और विशेषताएं आपको मिलेगी, लेकिन उधर बढ़ने से पहले एक चीज है जो यहाँ हम लोग देख लेते हैं। क्या है कि इस समय मनुष्य था, मनुष्य के द्वारा सबसे पहले यूज की जाने वाली जो मेटल था वो कॉपर था। कॉपर मीन्स तांबा था। तो इस चीज को आप अंडरलाइन कर लेंगे अपने नोट्स में कि पहली बार जो मानव के द्वारा यूज किया जाने वाला जो तत्व थे वो क्या था? मेटल था। उसका नाम क्या था? कॉपर था। ये हो गया। उसके बाद मनुष्य का ओरिजिन सबसे पहले ठीक जो हुआ है यही काल है जिसमें हुआ है, और उस देश का नाम है अफ्रीका। पूछेगा आदि मानव का देश किसे कहा जाता है? तो अफ्रीका। इसके बारे में डिटेल बात करेंगे जब मैं पढ़ रहा हूँगा विशेष तौर पर एंशिएंट हिस्ट्री तक, लेकिन यहाँ तक अभी सिर्फ उसकी कुछ पहलू थी जो हमको जानना है। आगे चलते हैं। जब आगे चलते हैं दोस्तों तो आपको और स्पष्ट रूप से नजर आएगा कि क्लासिफिकेशन के दौरान प्रोटो हिस्ट्री को हम लोग इस तरह से बांटेंगे कि बिफोर हड़प्पा, नियोलिथिक एज में ही बिफोर हड़प्पा, हड़प्पा के पहले, इसके बाद हड़प्पा, इसके बाद आफ्टर हड़प्पा क्या चीजें बदलाव आई, उन सब चीजों को हम लोग क्या करेंगे? जानेंगे। तो यहाँ पे देखिए सभी चीज है जो हम लोग जानेंगे, लेकिन ये सभी बातें हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। तो आज के सभा यहीं तक रोक दी जाती है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।